संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जिसे हमने शुरू किया था ताकि आप छत्तीसगढ़ के समाचारों को आसान भाषा में जान सकें और जो जरूरी है वो भी जानें। इसके 2 दिन के वीडियो आपको मिल चुके होंगे, 20 तारीख और 21 तारीख। 22 को मैं उपलब्ध नहीं हो पाया था, 22 और 23 दोनों दिन का मैं एक साथ कवर कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और हर एक न्यूज आपके महत्व की होगी। इतना पेशेंस रखिएगा क्योंकि आप महसूस करेंगे कि जब आप इसको सुन लेंगे तो आपके ज्ञान में इजाफा हो चुका है और छत्तीसगढ़ के समाचार जानने का एक नया नजरिया आपको मिल चुका है। शुरू करते हैं पहले समाचार से। पहला ही समाचार छत्तीसगढ़ के लिए एक उम्मीद लेकर के आता है और ये उम्मीद क्या है? छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में वृद्धि। बाघों की संख्या जहां हमारे यहाँ गणना में बताई गई थी 17, वो 17 से बढ़ करके 37 होने का दावा किया जा रहा है। तो इसमें एक फायदा हमको ये दिखाई दे रहा है कि 17 बाघ थे, बढ़ करके अगर 37 हो गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर में यह मान्यता नहीं मिली है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का अपना आकलन है। तो हमें यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वहां एक बार फिर से बाघ सक्रिय होने लगे हैं। एक बार ये आंकड़ा बढ़ करके 45 तक भी पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद फिर जब दोबारा गणना हुई हमने ऐतिहासिक गिरावट देखी। एक बार फिर से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 37 बाघ होने का दावा कर रहा है। इस कड़ी में यदि देखें तो हमारे पास जो टाइगर रिजर्व है, तो अगर आपको जान रहे होंगे, ये जानकारी होगी, तो 4 टाइगर रिजर्व हमारे पास है, जिसमें अचानकमार जो है वो सबसे ज्यादा बाघ संख्या वाला है। अचानकमार जो मुंगेली जिला का है वहां 10-8 आप देख पा रहे होंगे, 10+8 मुंगेली जिला में 10 वयस्क और 8 जो है वो शावक यानी कि बाघ के बच्चे जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल 18 होने का दावा किया जा रहा है, यानी मुंगेली सबसे अधिक बाघ संख्या वाला, ये कुल संख्या से भी ज्यादा है अगर ऐसे देखेंगे तो। इसके बाद इंद्रावती यहाँ 8 जो कि बीजापुर जिला। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 6 लगभग दावा किया जा रहा है, जो कि आपके लिए मनेन्द्रगढ़ वाला क्षेत्र और कोरिया को मिला करके। फिर भोरमदेव, ध्यान रखें भोरमदेव को बाघ रिजर्व का दर्जा प्राप्त नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोरमदेव की जो स्थिति है यानी जिला कवर्धा, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के लिए एक साझा कॉरिडोर का काम करता है। बाघ उस रास्ते से आना जाना पसंद करते हैं, तो वहां भी 3 बाघ देखे गए हैं। इसके अलावा उदंती सीता नदी में 2 बाघ होने की संभावना मानी गई है। हाल फिलहाल में एक ट्रैप कैमरे में एक तस्वीर आ गई है, यह है वो तस्वीर। हालांकि इंटरनेट में कुछ भ्रामक जानकारी भी घूम रही होगी, हो सकता है आपने भी देखी हो, जिसमें गरियाबंद में बाघ देखा गया करके एक वीडियो प्रचारित किया जा रहा है, वो तड़ोबा बाघ रिजर्व का है। झूठे डाटा से थोड़ा बचिएगा। तो हमारे पास ये है वो तस्वीर जो आई है बाघ रिजर्व में ट्रैप कैमरे में जो कैद हो गई है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़ अंचल में भी, धर्मजगढ़ क्षेत्र में भी बाघ के पग मार्क देखे गए थे। तो खुशी तो है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, पर ये अभी दावा जो है वो पूरी तरह पुख्ता नहीं है। फिर भी 17 से अगर 37 होता है तो हमारी जैव विविधता के लिए, हमारी डायवर्सिटी के लिए एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छा प्रयास होगा कि इसको बचाया भी जाए और हम एक और नया बाघ रिजर्व बनते हुए देखें। हम 4 हैं अभी, भोरमदेव संभावित है कि 5वां बने, इसके लिए मांग की जा रही है। इसके बाद आते हैं अगले पे। अगला एक न्यूज है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां ध्यान देंगे। IIM रायपुर यानी हमारा जो प्रबंधन संस्थान है रायपुर में, वो और IIT भिलाई जो है, उसकी उन दोनों ने मिलकर के सिंगापुर के साथ समझौता किया है, शैक्षणिक और शोध संबंधी समझौता। तो हमारे कौन कौन से संस्थान पूछेगा, तो IIM रायपुर और IIT भिलाई जो कुटेला भाटा मौजूद है, उन दोनों ने सिंगापुर के साथ, तो सिंगापुर के जो गणराज्य के महावाणिज्य दूतावास के कॉन्सुलेट हमारे यहाँ आए थे, जेरोम वोंग जी। तो जेरोम वोंग जी के आने के बाद ये समझौता हुआ है, और ताकि ये जो दोनों देश हैं भारत और सिंगापुर मिलकर के सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ तकनीकी क्षेत्र में भी और साथ ही साथ प्रबंधन के क्षेत्र में भी, इसको लेकर के काफी चर्चा हुई है। तो हो सकता है यही पूछ ले कि कौन सी 3 संस्थाओं के बीच, तो हम वापस दोहरा रहे हैं, IIM रायपुर है, IIT भिलाई है और इसके बाद सिंगापुर देश, इनके बीच विचार विमर्श और समझौता। इसके बाद ये न्यूज रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सुपर मोस्ट IMP आप माने इस पूरे न्यूज में से। यहां पर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है आंकड़े। महतारी सदन, पहले तो इस शब्द पर आते हैं, महतारी सदन। इस नाम को यदि डिकोड करें तो हमारी जो दीदियां हैं जो स्व सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो, संकुल स्तर हो, अलग अलग स्तरों पर, उनको चाहिए था एक ऐसा भवन जो उनका हो, जहां वो मीटिंग कर सके, अपने कार्य आदि जो है
उनके लिए आगे की रूपरेखा बना सके। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन या सामुदायिक केंद्र में अक्सर उन्हें यह जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महतारी सदन खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि सिर्फ उन दीदियों को समर्पित होगा। इसके लिए घोषणा क्या हुई है? पूरे प्रदेश में शुरुआती दौर पे 166 महतारी सदन बनेंगे। इसकी संख्या को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही थी, अलग अलग कितना बनाया जाए, पर अभी एक आंकड़ा हमारे पास सामने आ गया है। 166 महतारी सदन बनेंगे। रायपुर से शुरुआत हो रही है, फिर हर जगह बनेंगे और इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं। 49 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत भी हो गई है। महतारी सदन जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। 2500 स्क्वायर फुट जो है इलाका होगा इसका, 2500 वर्ग फीट में बनेगा ये, और 368 जो है पहले अपन बात कर रहे थे कि बनने वाला है टोटल ओवरऑल महतारी सदन जो है उसको लेकर के, लेकिन आंकड़े जो है वो फाइनली आए हैं 166 के लिए जारी कर दिए गए हैं वाले। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र होगा इसमें क्या क्या मौजूद होगा। कमरे, शौचालय, बरामदा, हॉल, किचन, स्टोर रूम, यानी एक प्रॉपर भवन बना करके दे रहे हैं जो कि हर सुविधा से संबंधित है। अच्छा, मैं एक और शब्द आपको बताता हूं। ये शब्द होता है अभिसरण। जब एक से अधिक योजनाएं मिल करके किसी को कार्य को करती हैं तो हम बोलते हैं कि मुख्य योजना के साथ अभिसरण किया गया। तो यहाँ पर जो है शौचालय वगैरह का निर्माण जो आप देख रहे हैं उसको मैं सिर्फ यूं ही नहीं बता रहा हूं, हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसमें फंड करेंगे और उसका जो कुल राशि है उसमें स्वच्छ भारत मिशन से आएगा शौचालय निर्माण की राशि। तो कुल राशि की बात कर लेते हैं। लगभग 30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं एक महतारी सदन के निर्माण के पीछे। एक और मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। इसी तरह रायगढ़ वो पहला जगह बना जहां दीदी सदन भेंट किया गया। रायगढ़ से आने वाले जो हमारे वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनके द्वारा दीदी सदन नामक एक संस्था जो है वो शहरी क्षेत्र में भेंट की गई। ये ग्राम पंचायतों में बना है। आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बनने वाले हैं महतारी सदन, और किनके लिए रहेंगे वो नाम से आप समझ पा रहे हैं, तो इस न्यूज पर खास ध्यान रखेंगे। अगला है हमारे पास इंद्रावती टाइगर रिजर्व के 21 गांव विस्थापित होंगे। अच्छा, विस्थापन बताना नहीं चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जो अंचल है वहां हमारे पास 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक 3 है जो मेन, जो 2 है उन 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो क्षेत्र है इंद्रावती वाला जो इलाका है उसमें हमेशा नक्सलवादी गतिविधियां रही और इस कारण से वहां का पर्यटन अवरुद्ध रहा। अब जाकर के वो 2 वाली बात जो है उसको कहा इसलिए गया क्योंकि 2 यूज हो रहे थे। ये जो तीसरा है हमारे पास जिसको अब प्रयोग कर सकेंगे उस रूप में निकल करके आएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। बीजापुर क्षेत्र के बहुत सारे अंचल नक्सल प्रभावित थे और इस कारण से वहां पर्यटन ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब फाइनली जाकर के गांव 21 गांव जो है उनको विस्थापित किया जा रहा है जो नक्सल प्रभावित थे और कहीं जाकर के पर्यटन शुरू किया जा सके। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 40 सालों से यहाँ पर पर्यटन अवरुद्ध था और अब जाकर के वो पर्यटन वापस से शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया है कि मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर्यटन को इजाफा मिल सकेगा, इसलिए ये न्यूज जाननी जरूरी थी। अब हम बात करते हैं हमारे पास राज्य के सभी ऊर्जा शिक्षा उद्यान जो हैं वो नेट जीरो होंगे। राज्य के सभी ऊर्जा शिक्षा उद्यान नेट जीरो। नेट जीरो का अर्थ क्या होता है, पहले यहां पर आते हैं, 2-3 शब्द है हमारे पास, उनको डिकोड करते हैं। नेट जीरो एक शब्द हमको दिख रहा है वो, फिर हमको दिख रहा है ऊर्जा शिक्षा उद्यान। तो मैं आप दोनों चीजें समझाता हूं। पहले आते हैं नेट जीरो। नेट जीरो का अर्थ होता है कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, ये होता है नेट जीरो। तो कार्बन उत्सर्जन आप कैसे शून्य करेंगे? आप जो विद्युत उपकरण जलाते हैं यदि उनके निर्माण में किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है तो नेट जीरो कहा जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा से संचालित यदि आप विद्युत उपकरण जला रहे हैं तो नेट जीरो आप प्राप्त करने में योगदान देंगे। तो यही पहल है और हम जानते हैं कि ये पहल छत्तीसगढ़ में कौन कर रहा है। उस संस्था, उस इकाई का नाम है क्रेडा, CREDA, क्रेडा। छत्तीसगढ़ राज्य रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो ये कार्य कर रही है। तो उसी ने ना ऊर्जा शिक्षा उद्यान भी खोल रखे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो कहां कहां ये होने वाला है? 7 जगह हैं। आइए इन 7 जगहों को देखते हैं बारी बारी से, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास ये हैं नंबर 1 रायपुर, नंबर 2 बिलासपुर, नंबर 3 राजनांदगांव, नंबर 4 कबीरधाम, नंबर 5 बस्तर, नंबर 6 कोटमी सोनार जो कि जांजगीर चांपा क्रोकोडाइल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, और नंबर 7 पाटन जो कि दुर्ग जिला है। तो कुल 7 हैं। यहाँ इस तरह के सोलर पैनल वगैरह लगा करके
ऊर्जा प्राप्त की जाएगी और नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उम्मीद करता हूं अब ये न्यूज पूरी अपडेटेड हो गए होंगे आप। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश की ऊर्जा और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी भूमिका निभा रहा है दपुमरे। दपुमरे क्या है? हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि हमारा रेल मंडल है, रेल जोन है दपुमरे। इसका मुख्यालय बिलासपुर है। आपको ये जान करके खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस बात से दुखी भी हैं कि जो यात्री ट्रेन है वो सही नहीं चल पा रही, पर माल ढोने का जो कार्य है वो बराबर हो रहा है। तो इसमें एक आंकड़ा आया है कि 22 अगस्त को मात्र 144 दिनों के भीतर 100 मिलियन टन माल लदान करके या ढो करके रिकॉर्ड कायम किया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। ये किसी भी रेल मंडल द्वारा सबसे ज्यादा माल परिवहन किए जाने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। 144 दिनों के भीतर 100 मिलियन टन माल लदान करने का रिकॉर्ड। इससे ज्यादा इसमें कुछ और नहीं है जानने के लिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। अगले पे आते हैं। अगला जो है हमारा, राज्यपाल बने सभी 33 जिलों में टीबी मरीजों के लिए निक्षय मित्र। अब आइए यहां पर अलग अलग शब्दों को देखते हैं। हमारे पास है निक्षय मित्र, सभी 33 जिले, और हमारे राज्यपाल महोदय हमारे रमन डेका जी निक्षय मित्र बने। निक्षय मित्र योजना का संबंध किससे है? तो निक्षय में क्षय छुपा हुआ है, क्षय में है टीबी रोग। तो जो टीबी है उसके उन्मूलन को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य में निक्षय मित्र योजना चलाई जा रही है, या निक्षय निरामय योजना। अगर योजना का नाम आप खोज रहे होंगे तो योजना का नाम है निक्षय निरामय। और इसमें जो व्यक्ति वॉलंटियर होता है उसे निक्षय मित्र कहा जाता है। और इस योजना के तहत जो टीबी के पेशेंट हैं उन्हें उनकी दवा, पोषक जो भोज्य पदार्थ है वो, और साथ में 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जो भी टीबी के मरीज हैं उन्हें चिन्हांकित करके। तो हमारे राज्यपाल महोदय ने इस पहल में भाग लिया और उन्होंने सभी 33 जिलों में से 10-10 जो टीबी के पेशेंट हैं उन्हें गोद लेते हुए, यानी कुल 330 लोगों को गोद लेते हुए, हर जिले से 10 मरीजों को निक्षय मित्र बनकर गोद लिया। इस तरह टोटल 330 टीबी पेशेंट के लिए वो निक्षय मित्र का रोल निभा रहे हैं। किसी राज्यपाल द्वारा की गई ये सबसे अनोखी पहल है। जो राज्यपाल रमन डेका 10वें क्रम के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के लिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इससे कई चीजें निकल आई। निक्षय निरामय योजना का नाम है, 500 रुपए की आर्थिक सहायता। जो वॉलंटियर होते हैं उन्हें कहा जाता है निक्षय मित्र। रमन डेका जी हर जिले से लगभग 10-10 टीबी पेशेंट गोद लिए हैं और 330 लोगों के तारणहार बन रहे हैं। अच्छा, आपको पता है ना, टीबी वो संक्रामक रोग है जो किसी अन्य संक्रामक रोग से ज्यादा लोगों की जान लेता है। ये कोई भेदभाव नहीं करता है स्त्री पुरुष या किसी अन्य लिंग में, ये कोई भेदभाव नहीं करता है अमीर या गरीब में। किसी भी वर्ग के व्यक्ति को टीबी हो सकना एक संभावना मानी गई है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया जनित रोग है, और बैक्टीरिया संबंधी रोगों में एक चीज मैं आपको बता दूं, जान करके आसानी हो जाएगी आपको। हर वो रोग जो बैक्टीरिया जनित होता है उसके बैक्टीरिया का नाम भी रोग के नाम में मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे ट्यूबरकुलाई वो बैक्टीरिया है जो इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी तरह बैक्टीरिया जनित जो भी रोग होंगे उसमें आप बैक्टीरिया का नाम, रोग का नाम एक जैसा देखेंगे। इतना तो कम से कम विज्ञान ने भला कर दिया है। आगे देखते हैं अगले समाचारों में हमारे पास क्या है। अगले समाचार में हमारे पास, अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है वो अपना रजत जयंती वर्ष जो है सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पर हर समाचार पत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को लेकर के न्यूज आ रही है, तो वही हम बटोरने का प्रयास किए हैं। जैसे 25 सालों के दौरान क्या बदला है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र 12 से बढ़कर के 58 हो गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अभी कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो 12 2000 में थे और अब 58 हो गए हैं। इसी तरह ऊर्जा उत्पादन हम राज्य निर्माण के समय 1360 मेगावाट कर रहे थे, आज 30,000 मेगावाट प्लस ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा वार्षिक निवेश मात्र 1000 करोड़ का हो पाता था छत्तीसगढ़ का, और अब जो है 16,500 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। और इसके अलावा संगठित क्षेत्र में यदि रोजगार की बात करें, संगठित क्षेत्र में 50,000 लोग ही रोजगार प्राप्त कर पा रहे थे, आज के डेट में 5.25 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं। ये आंकड़े इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं कि किसी नए राज्य के निर्माण से, किसी बड़े राज्य से अलग होकर के जब एक कोई नया राज्य उभरता है तो उसके आर्थिक विकास को गति मिल सकती है, पंख मिल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे ही समझ सकते हैं। हमारे साथ साथ बने हुए झारखंड और हमारे साथ साथ बने हुए उत्तराखंड राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब वो एक बड़े राज्य से पृथक हुए
तो उनके विकासात्मक कार्य को थोड़ी गति मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य का अलग हो जाना, किसी हिस्से का अलग हो जाना ही हल है, और भी हल ढूंढे जा सकते हैं। इसके बाद है अंजोर विजन, इस पर भी काफी बात चल रही है। अंजोर विजन जो साल 2047 तक, अच्छा पहला तो ये हो गया कि कब तक के लिए बनाया गया है, तो एक डॉक्यूमेंट है, लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट है। 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसका नाम दिया है अंजोर विजन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आज के समाचार पत्र में मौजूद था। और इसे पूरा करने के लिए हमें क्या जरूरी होगा, हमें जरूरी होगी यातायात सुविधाएं, बेहतर यातायात सुविधाएं। इसी कड़ी में ये न्यूज हालांकि थोड़ी पुरानी भी है पर आई आज के समाचार पत्र में, इसलिए पढ़ रहे हैं। जगदलपुर रेलवे लाइन और तेलंगाना की में किरंदुल से कोठागुडेम लाइन, ये दोनों निर्माण की जा रही है 138 किलोमीटर। तो बस्तर अंचल में हम देख रहे हैं जगदलपुर रेलवे लाइन को, और तेलंगाना में जो क्षेत्र है कोठागुडेम और किरंदुल के बीच रेल लाइन 138 किलोमीटर वाला, वो याद रखना है। इसके अलावा रायगढ़ जिले का खरसिया क्षेत्र, वहां से लेकर राजनांदगांव का परमल कसा क्षेत्र जो है वो एक और रेल लाइन। इस तरह से दो हम गलियारे विकसित होते हुए देख रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में। इससे भी जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज पर आते हैं। 48 वर्षों से अटकी पड़ी है पन विद्युत परियोजना, कहां की, तो फिर वही बात है, हमारा बोधघाट। अच्छा मजे की बात यह है, हाल फिलहाल में ईडीओ का एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में सवाल ईडीओ का नहीं, ये आया था आपके लिए आरक्षक वाला जो हुआ था, आबकारी आरक्षक, उसमें दिया था। तो बोधघाट परियोजना के निर्माण के सन के आधार पर क्रम जमाने दिया हुआ था। छत्तीसगढ़ की जो अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं हैं, अब ये आज तक नहीं बनी है। घोषित कब हुई थी, अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो फिर क्रम गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा होता हूँ समाचार पत्र आप लगातार पढ़ते रहें। तो बोधघाट परियोजना जो है ये बस्तर अंचल में बनने वाली है, दंतेवाड़ा में ये परियोजना बनेगी। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर ये लाभान्वित हो सकेंगे, ये कहा गया है इसमें। पर यहाँ बात हो रही है कि बरसात के दिनों में जब चित्रकोट जलप्रपात जो है वो काफी अपने शबाब पर रहता है, तो क्यों नहीं वहां जल विद्युत बना ली जाती। उस दौरान कई सारे जलप्रपात हैं जहां जल विद्युत बना लिया जाता है। तो यहां भी अनुमान है कि करीब 500 मेगावाट जल विद्युत बन सकता था। 1977 में 1977 में ये योजना मंजूर हुई थी। तो अब तक इस पे काम नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 दिन के भीतर मैं इस पे अनुमति दिला दूंगा। अब देखें वो दिला देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, छत्तीसगढ़ के लिए एक और बांध परियोजना हम देख पाएंगे। तो 2019 में भी ऐसा प्रयास करने की बात की गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। अभी विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं कि 100 दिन के भीतर वो अनुमति दिलाएंगे। इसके बाद आते हैं अगले न्यूज पर। तो ये न्यूज जो है थोड़ी वन लाइनर टाइप याद रखेंगे। सोनारपाल में शीघ्र खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय यानी कॉलेज। तो एक उद्यानिकी कॉलेज जो है वो सोनारपाल में खोला जाएगा। सोनारपाल यानी बस्तर क्षेत्र में एक उद्यानिकी कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है हमारे केदार कश्यप जी ने। केदार कश्यप जी जब ये घोषणा करते हैं तो ये न्यूज बननी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भाई आपके केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसलिए हम वन लाइनर में इसको याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। CS जैन के सेवा काल को पूरा हुआ 36 साल, बतौर मुख्य सचिव सबसे लंबा कार्यकाल। ये जो हमारे अमिताभ जैन जी हैं उनको शासकीय सेवा में 36 साल पूरे हो गए हैं, अमिताभ जैन साहब को। पर हमारा जो मेन मकसद है वो ये याद रखना है कि इन्होंने कैबिनेट सचिव रहते हुए, मुख्य सचिव रहते हुए लगभग 4.25 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर मौजूद किसी व्यक्ति का सबसे लंबा कार्यकाल है। तो एक रिकॉर्ड बना है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 36 साल विवेक डांड जी वो भी पूरा किए थे, अजय सिंह जी वो भी पूरा किए थे, वो प्रशासनिक सेवा में था। लेकिन मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यदि कहेंगे तो अमिताभ जैन जी गए, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे प्रश्न बन जाए तो उसके लिए तैयार रहिए। अगला है प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने 200 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा ऐसा है, खुशी भी आनी चाहिए। तो भाई हमारे बहुत सारे गड्ढे हैं, उनको पूरा करना भरना जरूरी है। एक व्यंग लेखक है, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, मैं आपको एक व्यंग लेखक शरद जोशी जी हैं, आप कभी उनको पढ़िए। शरद जोशी काफी कमाल लिखते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि ऐसा है कि गड्ढे जो हैं वो वर्ष भर होते हैं सड़कों पे, उसका पता बरसात के दिनों में चलता है। अब ये एक लाइन का व्यंग है, इसको सोचिएगा। गड्ढे सड़क में साल भर होते हैं, पता उसका बरसात के दिनों में चलता है। तो जब ऐसा पता चलता है
तो इस तरह की घोषणाएं हो रही होती हैं। और एक व्यंग लाइन याद आ रही है, वो भी यूज कर सकते हैं आप, कभी किसी मौके पर किसी मंच पे बोलने की जरूरत पड़ी तो। उन्होंने कहा कि सरकार जो है बहुत ठोस कदम उठाती है सुधार करने के लिए, पर वो कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। तो ये भी एक लाइन की व्यंग पंक्ति है। तो व्यंग लेखक बहुत शानदार व्यंग कर रहे होते थे व्यवस्थाओं पर। अभी हालांकि 200 करोड़ मंजूर हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के तमाम जो सड़क है वो गड्ढा मुक्त हो जाए भाई। अब बात करते हैं खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, राजस्व 34% बढ़ गया। हम सब जानते हैं कि माइनिंग जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कुल राजस्व इकट्ठा करने में। तो यहां पर हमारे पास अगर ध्यान देंगे तो हमारे जो आंकड़े हैं उसमें 34% की वृद्धि जो है वो पिछले 2024 के तुलना में 2023-24 की तुलना में 2024-25 जो है उसमें हम 34% की वृद्धि वाला न्यूज देख पा रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे इसके अलावा और क्या है, विभिन्न खनिजों की कुल 29 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो है वो कितने नई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है खनिज उत्खनन की, तो टोटल 29 परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इनमें यदि मैं आपको बताऊं तो यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण खनिज दिखाई देंगे, जैसे जिसको अभी हाल फिलहाल में पूछ दिया था, ग्लूकोनाइट। ग्लूकोनाइट पे 2 जगह पे कार्य कर रहा है, और चूंकि ये कर रहा है ना इसीलिए प्रश्न बना था। हाँ, महासमुंद क्षेत्र पे ग्लूकोनाइट पे कार्य कर रहा है। इसके अलावा आप सबको पता ही है, बाकी तो हमारे यहाँ चूना पत्थर मिलता ही है, लौह अयस्क मिलता ही है, उस पे कार्य हो रहा है। बट यहाँ पे ग्लूकोनाइट को आप ध्यान रखेंगे, खास तौर पे लिथियम को आप ध्यान रखेंगे, जो कोरबा क्षेत्र में आप कटघोड़ा जो अंचल है वहां चल रहा है, तो उस पर आप पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास आंकड़े। इसके अलावा ये भी है 93 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार जो है वो बताया गया है। इसके अलावा 2500 मिलियन टन चूना के नए भंडार मिले हैं। लौह अयस्क के 93 मिलियन टन भंडार जो है वो आकलित किए गए हैं। तो ये सारी घोषणा हुई है। इसमें ग्लूकोनाइट वाला क्वेश्चन निकल आया, 34% की वृद्धि वाला क्वेश्चन निकल आया, वो ध्यान रख सकते हैं। आइए अगले समाचार में चलते हैं। निवेश आकर्षित करने जापान और दक्षिण कोरिया हमारे मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हुए हैं, सपत्नीक गए हुए हैं मुख्यमंत्री। खैर निजी क्षेत्र हटाते हैं, हम बात करते हैं कि कौन से 2 देशों की यात्रा पे है। तो एक देश है जापान, सबसे पहले वहीं गए, फिर गए हैं दक्षिण कोरिया। उम्मीद करते हैं कि जापान जो कि हमारा अच्छा पार्टनर भी है, इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ से निकला हुआ आप सब जानते हैं लोहा जो है वो सप्लाई किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह के रास्ते जापान, और इसी तरह दक्षिण कोरिया भी हम कच्चा लोहा सप्लाई करते हैं। और एक अच्छे देश, पार्टनर देश के रूप में अगर उभरे, हमारे राज्य में निवेश करें तो बहुत अच्छी बात हो सकेगी। तो ये यात्रा याद रख सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास है फिल्म बलिदानी, इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज होकर के निकलने वाली है। फिल्म का नाम है बलिदानी। किन पर केंद्रित है? गुरु बालक दास। गुरु बालक दास कौन है? गुरु घासीदास जी के सुपुत्र थे, जिनका ये जो कहानी है उसमें एक हिस्सा आता है कि वो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ जाते हैं। आपको वो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक जो हमारे सोना खान के वीर नारायण सिंह जी हैं, उनके मित्र के रूप में भी दिखाई देते हैं। और 1860 में बाहरी लोगों को बुला करके मुंगेली के एक क्षेत्र में उनकी हत्या कर दिया जाना, ये सारे विषय जो हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये फिल्म इन सारे मुद्दों पर बात करती है तो आपको इतिहास का एक रोचक हिस्सा जानने का मौका मिलेगा। आपको जानने का मौका मिलेगा मालिक मकबूजा कानून, जिसके बारे में शायद हम इतिहास की किताबों में कम चर्चा करते हैं, कि अंग्रेज किस तरह से उनके बढ़ते हुए कद से नाराज थे, और मालिक मकबूजा कानून लागू करने के बाद उन्होंने जब विरोध वगैरह किया तो इस दौरान अंग्रेजों ने एक प्लानिंग, या यहाँ के स्थानीय जमींदारों ने कह लीजिए प्लानिंग करके उनकी हत्या की थी। तो उनके जीवन पर एक चलचित्र बन रहा है। और वो क्यों चर्चा में आ गया? चर्चा में ये आया क्योंकि इस फिल्म में गुरु खुशवंत साहब जो हैं वो भूमिका निभा रहे हैं। अब गुरु खुशवंत साहब हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री नियुक्त किए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो आपको ये तो अब जानने लायक और सवाल हो गया। इसके अलावा पूर्व मंत्री डहरिया जी भी हैं, और भगत जी जो हैं वो भी अभिनय कर रहे हैं। पर खास ध्यान रखेंगे आप गुरु खुशवंत साहब पर, वो अभिनय कर रहे हैं। और गुरु बालक दास जो हैं वो गुरु घासीदास जी के सुपुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो है ये थी छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में इन 2 दिनों के भीतर। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लग रही होगी। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो बस आपसे एक छोटी सी अपील है, मेरे ये प्रयास आपके लिए हैं, तो आपसे इतनी गुजारिश है कि आप थोड़ा साझा करें, शेयर करें। अगर आप ये करते हैं तो मेरी पहुंच और छात्रों तक हो सकेगी और सभी को इसका लाभ मिल सकेगा। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।